दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और हर बार की तरह इस बार ये पेपर आसान नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने काफी मेहनत करी, काफी एफर्ट डाले, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट शायद पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई हमारी आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या हमें दोबारा से यूपीएससी 2026 एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या फिर हमें यूपीएससी के साथ साथ कोई एक बैकअप प्लान भी लेके चलना चाहिए, और वो बैकअप प्लान हमें कैसे मैनेज करना चाहिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के साथ, और वो बैकअप प्लान एपीएफसी या ईयू एग्जाम कैसे अच्छे हो सकते हैं। ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या ईयू एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है बट इस एग्जाम के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि इस गाइड बुक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम। और सबसे खास बात कि भाई इसमें डिकोडेड सिलेबस है, इसमें सॉल्व पीवाईक्यूज है, और इसमें एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और एक गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारा प्रीलिम्स एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो हमें कैसे आगे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि जब आपने इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो आप पेपर देने के बाद अपनी कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई पक्का कर पाए होंगे कि यार हमने ना ये गलतियां कर दी हैं जिनकी वजह से इस बार का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट हमें काफी भारी पड़ गया, ठीक है, और हमें एक साल वेस्ट होता हुआ दिख रहा है अपने इस प्रीलिम्स एग्जाम की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। तो दोस्तों आपने जो मिस्टेक्स करी हैं, अब इनके बाद आपके 3 एक्शन प्लान हो सकते हैं। पहला एक्शन प्लान कि भाई मुझे दोबारा से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की ढंग से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और मेरा पूरा फोकस अगली बार का प्रीलिम्स निकालने पे होना चाहिए। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली हैं और आपको लग रहा है कि भाई अगली बार का मैं प्रीलिम्स एग्जाम पक्का क्वालिफाई कर लूंगा, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए एक साल। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। बट दोस्तों इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस मत करिए। आप जब 2026 की तैयारी करें तो मेंस को भी साथ लेके चलिएगा, क्योंकि अगली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मेंस की फिर तैयारी के लिए अगला अटेम्प्ट देंगे। नहीं, आप अगली बार ही फिर पूरी साइकिल कंप्लीट करिए, प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए और एक आईएएस ऑफिसर बन जाइए। तो ये आपकी अप्रोच पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई मैं यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी सीएससी 2026 एग्जाम की तैयारी करूंगा, मुझे अगली बार भी अटेम्प्ट देना और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट देना है, मैं इसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक प्लान बी भी लेके चलना चाहता हूं, ताकि अगर बाई चांस मेरा अगली बार भी रिजल्ट नेगेटिव हो तो प्लान भी मेरी हेल्प कर दे गवर्नमेंट जॉब पाने में या फिर एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेने में, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी फंस चुका हूं और मुझे 2-3 साल हो चुके हैं और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे एक प्लान भी चूज करना चाहिए विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन सबसे इजी कि भाई डिफिटिस्ट अप्रोच कि भाई मुझे अब प्रिपरेशन नहीं करनी है, आई विल लेफ्ट माई प्रिपरेशन और अब मैं कोई और जॉब करूंगा। दोस्तों मुझे क्या लगता है कि भाई अगर आप लोगों ने काफी एफर्ट इस डायरेक्शन में डाल दिए हैं, आपने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन काफी अच्छी कर ली है, तो आपको एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन उस अटेम्प्ट के साथ आपको एक प्लान बी भी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि प्लान बी आपको एक रिलैक्स फीलिंग देगा कि हाँ मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है। प्लस अगर आपका बाई चांस प्लान ये अच्छा नहीं जाता है तो आप प्लान बी से उसको हैंडल कर पाओ, अपनी गवर्नमेंट जॉब की जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल कर पाओ। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं कि प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से प्लान बी को चूज करें। दोस्तों यहां पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई प्लान बी चूज करते हैं, एक सिंपल सी जो आपको बात ध्यान में रखने की, भाई जब आप प्लान ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका प्लान भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई प्लान ए की प्रिपरेशन आपकी यहां पे प्रिपरेशन में हेल्प कर दे। मतलब ऐसा ना हो कि ये जो दो प्लान ए और प्लान बी है ये पोल्स अपार्ट हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा ना हो, इन दोनों के बीच में सिनर्जी हो और दोनों ही आपको सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ऐसी प्लान बी और प्लान बी के बीच में आपकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और दोस्तों मैं ये भी बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ आपको मैसेज देना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव वो कहीं भी ये नहीं है कि भाई आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी छोड़ के प्लान बी की तैयारी करो, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन उस प्रिपरेशन को यूटिलाइज करो एक और एग्जाम क्रैक करने में, सिमिलर एग्जाम क्रैक करने में। तो दोस्तों बात करते हैं कि पहले तो प्लान बी चूज कैसे करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेके प्लान बी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्लान बी चूज करने का ये होता है कि भाई आपके दोनों प्लान ए और प्लान बी के बीच में मोर देन 50% की सिलेबस ओवरलैपिंग होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी है जब आप प्लान बी चूज करें, कि भाई आप लोगों के प्लान ए और प्लान बी के बीच में सिलेबस ओवरलैपिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। जब आप इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वो सेम बुक आपके प्लान बी में भी काम आ रही हो, या फिर अगर आप रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके प्लान बी में भी काम आ रही हो, अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं फॉर सीसेट एग्जाम तो वो आपके प्लान बी में भी काम आ रही हो। ऐसा आपका प्लान बी हो कि एक सिंगल प्रिपरेशन से आप लोग मल्टीपल निशाने लगा पाए। अब ऐसा ना हो कि भाई आप एक तरफ तैयारी कर रहे हैं किसकी,
यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, एक ऐसा एग्जाम जो कि काफी कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, थोड़ा ह्यूमनिस्टिक नेचर का है। और दूसरी तरफ आप तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जाम की, कैट एग्जाम की, तो ये आपके प्लान ए प्लान बी सही नहीं बने, ये सिनर्जी में नहीं है। तो आपको इस केस में प्लान बी कैसा चूज करना चाहिए कि भाई अगर मैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो स्टेट पीसीएस कैन बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मोर देन 70% सिलेबस ओवरलैप है। एपीएफसी एंड ईओ कैन बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगेन सिलेबस ओवरलैपिंग काफी हम आगे देखेंगे भी। तो दोस्तों प्लान बी चूज करने का सबसे पहला पैरामीटर जो है सिलेबस ओवरलैपिंग होता है। सेकंड पैरामीटर क्या है? सोशल स्टेटस, कि भाई अगर हम आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए हैं जिसकी हमें काफी दिल से एस्पिरेशन थी, तो अब हम एक ऐसी पोस्ट पकड़ लें जहां पर अगेन हमारी डेजिग्नेशन काफी अच्छी हो, हम किसी को बताते हुए प्राउड फील करें और समाज में उन पोस्ट की रिस्पेक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, तो हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाए, हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए, हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाए, हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाए, हम आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन जाए। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन है जिनको अगर आप पा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आईएएस और आईपीएस की मेहनत को जस्टिफाई कर पाओगे और लोगों को बताने में आप प्राउड फील करोगे कि हाँ मैं भले ही आईएएस नहीं बना बट आई एम समथिंग नाउ। ठीक है। और दोस्तों तीसरा पैरामीटर क्या है कि भाई जो सैलरी है, जो पर्क्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, या जो पोस्टिंग ट्रांसफर है वो अगेन काफी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि भाई आप लोग जो है एस्पिरेशन कर रहे थे 1,40,000 पर महीने की, वो नहीं मिली और आप 30,000 की जॉब कर रहे हो। ऐसी जो है प्लान बी की आपको जरूरत नहीं है। आपका प्लान बी कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार भले ही हमें ये टॉप नॉच जॉब नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो करंट प्लान बी के हिसाब से जो जॉब मिली है वहां पर जो सैलरी है वो ठीक ठाक है, वो 80-90 हजार है, वो 1 लाख के आसपास है और गुजारा अच्छा खासा हो रहा है और पोस्टिंग भी ठीक ठाक है, मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग है। ऐसा आपका प्लान भी होना चाहिए। दोस्तों एक और बात कि भाई आप लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप लोग आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? इसलिए बनना चाहते हो कि आपको जो है पब्लिक सर्विस करने का मौका मिले, आपको जो है लोगों की भलाई करने का मौका मिले, जो आपको पावर मिलती है एक पर्टिकुलर पोस्ट के साथ उसकी पॉजिटिवली एक्सरसाइज का आपको मौका मिले। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे प्लान बी में भी मिलनी चाहिए कि भाई वहां पर भी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, वहां पर भी आपके पास ये हिम्मत हो, ये अपॉर्चुनिटी हो कि भाई आप लोगों का भला कर पाए, आप जो लास्ट आदमी है उसकी हेल्प कर पाए। तो ये आपका प्लान बी का अगेन एक जो है पैरामीटर होता है चूज करने का। दोस्तों अगेन एक पैरामीटर और है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि भाई प्लान बी में एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसको करते हुए आप सेटिस्फाइड फील करो, जहां पे आपको लगे कि हाँ यार ये जॉब भी अच्छी है, मैं इसको कर सकता हूं टिल रिटायरमेंट एज, और आपको वहां पर ग्रोथ करने का मौका भी मिले, आपको जो है प्रमोशंस टाइमली मिले। तो ऐसे आपका प्लान भी होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान भी ऐसा होना चाहिए जहां पर हाई प्रोफेशनलिज्म हो, जो कि बहुत ही इंटीग्रल मैनर में कंडक्ट कराया जा रहा हो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही हो जो कि काफी रेपुटेटेड है। तो इन बेसिस के इन पैरामीटर के बेसिस पे जब हम प्लान भी चूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के साथ साथ जो हमें एक अच्छा प्लान भी दिखता है वो है एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी आप ये पॉइंट देखेंगे यहाँ पे हम जब सिलेबस ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो मोर देन 70% सिलेबस ओवरलैप होगा। अगर मैं सोशल स्टेटस की बात करूंगा तो अब जब आप ये एपीएफसी या ईओ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होती है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ये आप लोगों की डेजिग्नेशन होती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की सैलरी की तो अभी आप देखेंगे कि अगर आप एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ये बैकबोन मानी जाती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की। ईपीएफओ क्या है? हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू बनी है 1951 के। और यहां पर एक क्लास ए पोस्ट है। क्लास ए पोस्ट मतलब तो जब आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं तो जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो क्लास ए लेवल पे होती है। तो यहां पर भी क्लास ए लेवल 10 है, सेम ज्वाइनिंग लेवल जो कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर का होता है। और आपकी जो 7th पे कमीशन हिसाब से सैलरी बनती है वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में बनते हैं। और आपकी जो इनहैंड सैलरी है ऑन ज्वाइनिंग वो लगभग 1,10,000 1,20,000 आती है। तो आपकी सैलरी पर्क्स अलाउंसेस काफी अच्छे हैं। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो जो ईपीएफओ के हमारे देश में 128 सेंटर हैं जो कि जनरली अच्छे सेंटर हैं, वहां पर आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है और आपको आपके रैंक के बेसिस पे पोस्टिंग मिलती है। अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूं तो बहुत ही इंटीग्रल मैनर में यूपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों आप एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी के द्वारा ही हो रहा है। तो आप लोग जब बाद में किसी को बताएंगे ना कि भाई मैंने एक एग्जाम ऐसा क्वालिफाई किया जो कि यूपीएससी का ही एक रिक्रूटमेंट टेस्ट था, तो एक बहुत एडवांटेज है यूपीएससी एस्पिरेंट को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो एक बस इशू है यहाँ पर कि नॉन रेगुलर एग्जाम है। 2002 में ईपीएफसी हुआ था, फिर 2004 में हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 15 में हुआ, 23 में हुआ एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 2025 में जो है एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकती है क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो रिक्वेशन है ईपीएफओ ने यूपीएससी को भेज दी है और 74 वैकेंसीज की रिक्वेशन एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को अब जल्दी एग्जाम देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और पोस्ट है ईपीएफओ में ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की, ये क्लास बी पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट है।
पैरेलल टू इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर। और यहाँ पर जो आपकी इनहेंड सैलरी होगी आफ्टर ज्वाइनिंग वो लगभग 80,000 90,000 के बीच में रहेगी। और यहाँ पर भी आप लोगों को एग्जाम रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा, 17, 21, 23 और अब 25। बट दोस्तों यहाँ पर भी खास बात क्या है कि ये एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो आप लोग अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो और यूपीएससी के ही किसी और एग्जाम को निकालने में आपको प्राउड फील होता है, तो दिस इज वन सच एग्जामिनेशन। इसको हम यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई सिलेबस ओवरलैपिंग कैसे है सर, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों देखो, हम एक डायग्राम के थ्रू को समझते हैं। आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप लगभग 8 कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं और मेंस के लिए आप बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप हिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं, पॉलिटी प्रिपेयर करते हैं, इकोनॉमी प्रिपेयर करते हैं, साइंस प्रिपेयर करते हैं, कल्चर प्रिपेयर करते हैं, और आप लोग जो है ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं, एनवायरमेंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी मैंने कंपोनेंट्स के नाम बोले इनमें से 2-3 कंपोनेंट आप कम कर दो, ठीक है। पॉलिटी यहां पर आप प्रिपेयर करोगे इन एपीएफसी एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर ईओ एग्जाम ऑल्सो। अब लोगों को डाउट आ रहा है कि सर हम 3 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, एपीएफसी एग्जाम है, ईओ एग्जाम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिंगल प्रिपरेशन ही है। अगर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहां पर अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली है, आपने 2-3 साल यहां पर लगा दिए हैं, तो आपकी पॉलिटी काफी अच्छी होगी, आपकी इकोनॉमी काफी अच्छी होगी, आपकी ज्योग्राफी एनवायरमेंट काफी अच्छे होंगे, साइंस आपका काफी अच्छा होगा, फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी काफी अच्छी होगी, कल्चर आप लोगों ने अच्छा प्रिपेयर कर रखा होगा, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, क्वांट आपने अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा। और दोस्तों ये जो पोर्शन में इतना सारा बता रहा हूं आप लोगों को, ये पोर्शन आपका एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस का भी पार्ट है। मतलब यूपीएससी एग्जाम में जो कंपोनेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो वो कंपोनेंट 70% से ज्यादा सिलेबस बनाते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एपीएफसी एग्जाम। तो आपकी एक सिंगल प्रिपरेशन यूपीएससी एग्जाम की आपको हेल्प करती है एपीएफसी एग्जाम का भी 70% सिलेबस प्रिपेयर करने में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी है तो आपको इस एग्जाम की तरफ पक्का आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों नो डाउट आपके यूपीएससी के बाकी टॉपिक्स भी रहेंगे, जैसे आप ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो, आप एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हो, आप इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर करते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपेयर करते हो, वो आप वहां पे प्रिपेयर करते रहिएगा, उसके लिए भी आप टाइम दीजिएगा। लेकिन आपकी जो एक प्रिपरेशन होगी इन कंपोनेंट्स की वो कॉमन होगी फॉर एपीएफसी ईओ एग्जाम। एंड दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इन कंपोनेंट का जो लेवल है एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम में वो भी सिमिलर है यूपीएससी एग्जाम का। अगर क्वांट के क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सीसेट टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे तो अगेन वो सिविल सर्विस एग्जाम के जो पेपर 1 है प्रीलिम्स का, वैसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करी है तो आप उस लेवल पे ऑलरेडी हैं जो कि इन कंपोनेंट्स के लिए डिजायर्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स आपको और प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं एपीएफसी एग्जाम के लिए। 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जैसे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, आईआर एंड लेबर लॉ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो 30% सिलेबस बचा इसको आप एडिशनली अगर मैनेज कर लेते तो आप दोनों एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे विद अ सिंगल प्रिपरेशन। अब दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए अगर बाई चांस आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपने 3 शिफ्ट में प्रिपरेशन को डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट शिफ्ट, ये आपके हिसाब से आप टाइमिंग देंगे इसको, फर्स्ट शिफ्ट में आपने वो कंपोनेंट प्रिपेयर करने जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जाम में आते हैं, जो किसी एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम में किसी और एग्जाम में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल आपका सिर्फ यूपीएससी में आएगा, तो आपको उन कंपोनेंट्स को यहां पे प्रिपेयर करना है 1 बाय 1 जो कि आपके सिर्फ यूपीएससी स्पेसिफिक हैं और किसी एग्जाम का पार्ट 1 नहीं बनने वाले। सेकंड शिफ्ट, ये कंपोनेंट्स अब वो प्रिपेयर करेंगे शिफ्ट में जो कि यूपीएससी एग्जाम और एपीएफसी एग्जाम के बीच में कॉमन है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे, आप यहां पर पॉलिटी प्रिपेयर करेंगे। तो जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनकी, लेकिन वो आपकी एपीएफसी की प्रिपरेशन भी हो रही होगी। तो दिन में आपकी एक शिफ्ट ऐसे कंपोनेंट्स की तरफ पक्का होनी चाहिए जो कि दोनों एग्जाम के लिए कॉमन है। और दोस्तों तीसरी शिफ्ट दिन में लगभग 2 घंटे की, थर्ड शिफ्ट 2 आवर्स मैक्सिमम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ ओनली। अगर आप 2 घंटे अगले 3 महीने थर्ड शिफ्ट लगा लेते हैं जहां पर आप वो कंपोनेंट प्रिपेयर करिए जो कि सिर्फ एपीएफसी में आते हैं, यू विल बी रेडी फॉर एपीएफसी एग्जाम। और उसके बाद आप अपनी यूपीएससी की तैयारी पे फोकस करते रहिए, क्योंकि उससे आपकी एपीएफसी की प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन हो रही है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पर आपका अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी 3 महीने के कंपोनेंट अगर आप 2 घंटे डेली लगाएंगे, कंप्लीट करके एक बार पढ़ के छोड़ दो और जब नोटिफिकेशन आएगी फिर आप उसको रिवाइज कर लो एंड यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। एंड दोस्तों अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो पास्ट टाइम्स में जब सिलेक्शन हुई एपीएफसी एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हो कि भाई 3-4 अटेम्प्ट दे दिए यूपीएससी के, प्रीलिम्स तक दे दिया, क्वालिफाई कर लिया 3-4 बार, इंटरव्यू दे दिया 2-3 बार, फिर भी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पर आकर उनकी सिलेक्शन हो गई है और उन्होंने काफी अच्छी एक लाइफ अब स्टार्ट भी कर दी है। तो यू कैन बी द नेक्स्ट वन। आगे बढ़े। अब दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात भी करूं तो जो कंपोनेंट्स कॉमन है
अगर मैं उनकी वेटेज कंबाइन कर दूं, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, क्वांट के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, कल्चर के 5 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, तो लगभग 120 में से 85 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से हमारे डायरेक्टली सॉल्व हो रहे होते हैं, हमें कोई एडिशनल प्रिपरेशन यहां पर नहीं करनी होती। तो इसलिए आपको यहां पर आना चाहिए। आपको लगेगा भाई आयरन लेबर लॉ में भी 2 क्वेश्चन आपने लिख दिए, भाई बिल्कुल यहां पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, या राइट टू स्ट्राइक किस तरह का राइट है, ऐसे क्वेश्चन आपको आईआर वाले सेक्शन में देखने को मिलते हैं जो कि पॉलिटी की नॉलेज से सॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी लिखा है। दोस्तों ये नॉलेज आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, एपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आपको इस एग्जाम को अप्रोच पक्का करना चाहिए। दिस कैन बी योर वेरी गुड प्लान बी विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अगर आप इसको टारगेट करने की सोच रहे हो, दिस कैन बी योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, राइट। तो यहां पर अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हो कि आपने 70% सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको कोई कोर्स खरीदना भी है तो एक कोर्स है हमारा टेस्ट सीरीज प्लस, या फिर स्पेशल सब्जेक्ट का नाम है इसका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। यहां पर ये कोर्स हमने स्पेशल यूपीएससी वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया है, जहां पर जीएस एंड क्यूआरई उनके सिर्फ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे क्योंकि आपने वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। लेकिन जो कंपोनेंट आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किए, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी कभी भी प्रिपेयर नहीं किया, सॉरी अकाउंट्स आपने कभी प्रिपेयर नहीं किया, आपने आयरन लेबर लॉ कभी प्रिपेयर नहीं किया, उनका आपको यहाँ पे कवरेज दिखेगा। आप जब हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको स्पेशल सब्जेक्ट के नाम से कोर्स देखने को मिलेगा, जहां पर आप एनरोल करके अपनी बच्चे खुद से सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए भी खुद को रेडी कर सकते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, तो दिस वाज वन सच अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर सामने है आप लोगों के, ठीक है। और आप लोग हमें ईमेल आईडी पे जो है मैसेज दे सकते हैं, वी विल कांटेक्ट बैक यू। और आप कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।